नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमारा चैप्टर चल रहा है अल्कोहल फिनोल ईथर और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस। और उसमें फर्स्ट कैटेगरी जो अल्कोहल्स की है, आपको पता है कि ROH से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होने वाली जो रिएक्शंस हैं वो कैटेगरी पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हमने एसिडिक स्ट्रेंथ और कैरेक्टर तो पढ़ लिया है। अब ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हम पढ़ें। 10th क्लास में आप लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ी हुई है, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन होती है किसी मिनरल एसिड की प्रेजेंस में, तो स्वीट स्मेलिंग एस्टर बनता है। अभी हम इसी को थोड़ा सा देखते हैं। मैं थोड़ा पुराना रिकॉल करता हूँ। इस रिएक्शन को देखिए, आप लोग फैमिलियर हैं इस रिएक्शन से। ये इसमें आपको दिख रहा है, ये एसिटिक एसिड है, यानी इसको इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल भी हम बोल सकते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये एस्टर है। कौन सा वाला? इथाइल इथेनोएट, और इसको इथाइल एसीटेट भी बोलते हैं। हालांकि आप में से बहुत सारे बच्चों को ये रिएक्शन याद होगी, पर फिर भी मैंने सोचा कि रिकॉल कर दूं थोड़ा। अब इसमें देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो रिएक्शन का टाइप पढ़ रहे हैं, बॉन्ड का ब्रेकिंग आप लोगों को ध्यान रखना है। जो ये इथेनॉल दिख रहा है, इसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। ऑब्वियसली जो एसिटिक एसिड है उसमें जो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा? ये वाला। अब इसमें आपको पता है कि बाय प्रोडक्ट में क्या बनता है? वाटर। तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ से बनेगा? OH ये वाला और H ये वाला। तो ये HOH यानी H2 बन गया बाय प्रोडक्ट। और बाकी जो स्पीशीज आप देख रहे हो वो आपस में कंबाइन होकर के इथाइल इथेनॉइड बनाएगी या एस्टर बनाएगी, यानी CH3CO। इसको एसिटाइल ग्रुप भी बोलते हैं। और ये जो C2H5O, ये दोनों कंबाइन होकर के इथाइल इथेनॉइड या इथाइल एसीटेट बनाते हैं। और ये स्वीट स्मेलिंग या फ्रूटी स्मेल वाला कंपोनेंट है। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा आगे और डिटेल में पढ़ते हैं। अब ये रिएक्शंस देखिए, ये वही रिएक्शन है जो हम लोगों ने अभी पढ़ी है। बस आप इसमें ये समझ लीजिए कि AR या R हम लें तो AR तो एरिल ग्रुप के लिए या ना C6H5 ग्रुप के लिए, और R किसी अल्काइल ग्रुप के लिए। तो चाहे आप फिनोल लीजिए चाहे अल्कोहल लीजिए, बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये वाला बॉन्ड ब्रेकअप होगा। तो ये जो कंबाइन होंगी स्पीशीज़, तो करस्पॉन्डिंग एस्टर हमको मिलता है। अब ये चीज़ ध्यान में रखना कि ज़रूरी नहीं है कि अल्कोहल को हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ही रिएक्शन करें। यहाँ पे अल्कोहल की रिएक्शन हम ये एनहाइड्राइड है, एसिड का ही डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बने हुए एनहाइड्राइड हैं, उनके साथ भी अगर आप रिएक्शन करोगे तब भी हमको एस्टर मिलेगा। और ये R-COCl कार्बोनिल हैलाइड, इनके साथ भी रिएक्शन करेंगे तब भी हमको प्रोडक्ट एस्टर ही मिलेगा। इसमें ये चीज़ भी ध्यान में रखना कि हमको जो ये मिनरल एसिड कैटालिस्ट की फॉर्म में यूज़ करना पड़ेगा। आप लोगों को याद आया होगा कि अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन करते हैं तो एक दो ड्रॉप हम सल्फ्यूरिक एसिड की डालते हैं। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ती है तो वैसे वैसे रिएक्शन की जो रेट है वो बढ़ती है। हालांकि ये ऑर्गेनिक रिएक्शन है, तो जो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं या आयनिक रिएक्शंस होती हैं उनके कंपैरिजन में इनकी स्पीड कम होती है। ध्यान दिया होगा 10th में हमने पढ़ा था एस्टरिफिकेशन। ये रिएक्शन होने में करीबन 5-7 मिनट या 10 मिनट का टाइम लेती हैं। हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा भी था। वहीं पर डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ी थी और इसके एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे। तो वो इंस्टेंटेनियसली होती हैं रिएक्शंस। अब आप इस रिएक्शन को देखिए,
सैलिसिलिक एसिड, ये आपको दिख रहा है। IUPAC नेम क्या होगा, ध्यान देना। जो COOH ग्रुप है प्रायोरिटी में टॉप पर रहता है, तो ऑब्वियसली OH ग्रुप सबस्टिट्यूएंट हो जाएगा, जिसके लिए प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है हाइड्रोक्सी। तो कार्बन नंबर 1 ये हो गया, तो 2 ये वाला हो गया, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसको हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है एस्पिरिन। ध्यान देना ये एस्टर है, और इसमें बॉन्ड कौन सा वाला ब्रेक हुआ है, ये वाला बॉन्ड OH वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और इसके अंदर से ही एक CH3CO ग्रुप आकर के ऐड हुआ है। तो वाटर का जो मॉलिक्यूल, सॉरी वाटर के मॉलिक्यूल के बजाय यहाँ जो बाय प्रोडक्ट हमको मिलता है, तो एक और जो CH3CO और इसके साथ में एक ऑक्सीजन ये और ये हाइड्रोजन, ये आपस में कंबाइन होकर के ये बाय प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर हम यहाँ पर एसिटिक एसिड ले लेते हैं तो बाय प्रोडक्ट में हमको वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा। इस कंपाउंड का नाम क्या है, कॉमन नेम है इसका एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ये वाला जो ग्रुप है इसको एसिटाइल ग्रुप भी बोला जाता है, CH3CO वाला ग्रुप है, ये इसको एसिटाइल भी बोला जाता है। तो एसिटाइल और उसके बाद में सैलिसिलिक एसिड से बना है, तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसका IUPAC नेम है 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये पूरा जो ग्रुप होगा इसको एसिटॉक्सी ग्रुप बोला जाता है। तो कार्बन नंबर 2 पर ये लगा हुआ है, तो 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम होगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कैटेगरी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। मतलब जो ROH होता है उसमें जो बॉन्ड टूटेगा वो कौन सा होगा, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड। अब ये पहली रिएक्शन आप इसके अंदर देखिए, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX के साथ में रिएक्शन। तो ये जनरल रिएक्शन शो हो रही है यहाँ पर, RX बनेगा, ऑब्वियसली एल्किल हैलाइड है। लेकिन जो एक लुकास टेस्ट होता है जिसके अंदर कंसंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड के साथ में अल्कोहल की रिएक्शन करवाई जाती है, ये टेस्ट क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स यानी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये टेस्ट यूज़ किया जाता है। तो जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं वो उनके साथ में जब रिएक्शन होती है तो इमिडिएटली टर्बिडिटी क्रिएट होती है। अब ये क्यों क्रिएट होती है उसका रीज़न समझिए, कि जो ROH होता है वो ल्यूकास रिएजेंट के अंदर इजीली डिसोल्व हो जाता है, लेकिन डिसोल्व होने के बाद में फर्दर रिएक्शन होती है तो उसमें RX बनता है ये प्रोडक्ट, और ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। तो टर्शरी अल्कोहल तुरंत रिएक्शन करते हैं, और जो सेकेंडरी अल्कोहल है उनकी स्पीड और कम है, और प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, टर्शरी अल्कोहल इमिडिएटली रिएक्शन करते हैं और इजीली, जबकि प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करते हैं। तो जिस अल्कोहल में रिएक्शन तुरंत हो जाएगी और टर्बिडिटी क्रिएट हो जाएगी तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये टर्शरी अल्कोहल है। और अगर टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर पर जनरेट नहीं होती है तो हम समझ लेंगे ये प्राइमरी अल्कोहल है। लेकिन अगर थोड़ा सा समय लग कर के टर्बिडिटी क्रिएट हो रही तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। फिर हम देखते हैं रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर के अंदर, और उसमें करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट क्या मिलता है, जो फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो करस्पॉन्डिंग हैलाइड बनेगा। ये रिएक्शन देखिए ROH और PX3 की, RX बनता है। इसी तरह से PCl5 के साथ में RCl बनेगा। बाय प्रोडक्ट्स जो पहला केस है उसके अंदर H3PO3 ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, और इसमें POCl3 और HCl बाय प्रोडक्ट। ये हमने पढ़ा था, जो हेलो कंपाउंड्स हैं, हेलो एल्केन्स हैं, उनको बनाने के मेथड हैं उसके अंदर, जिसमें आपको याद आया होगा कि ये वाली रिएक्शन प्रेफर इसलिए की जाती है क्योंकि स्केपेबल गैसेस होती हैं। वापस हम वहीं चलते हैं।
नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, गर्मी के दिनों में सुना भी होगा कि गर्मी के दिनों में उसको डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब पानी की कमी हो गई। तो ये जो रिएक्शन, अच्छा एक चीज़ भी ध्यान रखना कि डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन अलग होती है, वहाँ पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिमूव होता है, जबकि डिहाइड्रेशन में वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है। इस रिएक्शन के अंदर आप देखिए ये अल्कोहल है, इसको हम एसिड के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। दूसरे रिएजेंट्स भी लिए जा सकते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है HOH ये। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो कार्बन कार्बन है उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, वैलेंसीज फ्री हो जाएगी, तो ये डबल बॉन्ड बना, तो ये प्रोडक्ट क्या है, एल्कीन, डबल बॉन्ड है। अब ये रिएक्शन देखिए इथेनॉल, उसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 443 केल्विन पर ट्रीट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो इथीन मिली। जितने कार्बन अल्कोहल में हैं तो प्रोडक्ट में भी हमको उतने ही कार्बन मिलेंगे। अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था वो प्राइमरी अल्कोहल का था, इथेनॉल। अब यहाँ देखिए सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की रिएक्शंस। ये सेकेंडरी अल्कोहल है प्रोपेन टू ऑल, और ये टर्शरी अल्कोहल है, IUPAC नेम थोड़ा सोचिए क्या हो सकता है इसका। 3 कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, याद आ गया होगा आप लोगों को। तो इनका भी डिहाइड्रेशन किया जा सकता है, और इनमें कंपैरेटिवली हमको थोड़ी इजी कंडीशंस यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया था। यहाँ पर थोड़ी माइल्ड कंडीशन आप ले सकते हो, 85% H3PO4। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, टेम्परेचर लगभग उतना ही, इसमें हमको प्रोपेन मिला। ये वाला है, इस अल्कोहल में भी डिहाइड्रेशन होगा और माइल्डर कंडीशन। यहाँ पर हमने 85% लिया था, यहाँ पे हमको केवल 20% लेने की ज़रूरत है, और टेम्परेचर भी कम चाहिए, तो उसमें इजीली ये रिएक्शन होगी। तो 2 मिथाइल प्रोपीन ये बनेगा प्रोडक्ट। यहाँ आप देख रहे हो टर्शरी में सबसे इजीली रिएक्शन होती है डिहाइड्रेशन की, ऑर्डर ये रहेगा, फिर सेकेंडरी और उसके बाद में प्राइमरी रिएक्शंस, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल। आपको मैं बता दूं कि ये रिएक्शन आप जो देख रहे हो इथेनॉल वाली, इसमें अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम लें सल्फ्यूरिक एसिड की और टेम्परेचर भी थोड़ा कम रखें, तो यहाँ प्रोडक्ट हमको एल्किन नहीं मिलेगी बल्कि ईथर मिलेगा, डाई इथाइल ईथर, C2H5O, मैकेनिज्म दोनों की हम देखेंगे। पहले हम रिएक्शन समझें कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे होता है, फिर जब हम ईथर्स पढ़ेंगे तब हम वो रिएक्शन पढ़ेंगे और उसके मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होकर के एल्किन कैसे बनती है, तो कौन कौन से स्टेप को ये फॉलो करता है ये हम देखें। ये 3 स्टेप में रिएक्शन होती है। पहले स्टेप के अंदर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोन का अटैक होगा। सेकेंड स्टेप होगी जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, और वही स्लोएस्ट स्टेप होती है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होती है। थर्ड स्टेप में प्रोटोन का एलिमिनेशन होकर के एल्केन बनता है। पहले हम समझें इस रिएक्शन के अंदर, ये पहली स्टेप में देखिए प्रोटोन का अटैक होता है, क्योंकि आपको पता है हम एसिड ले रहे हैं इसके अंदर कैटालिस्ट की फॉर्म में। तो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, ये इस प्रोटोन या हाइड्रोजन आयन के साथ में बॉन्ड बनाता है, तो उससे ऑक्सीजन ट्राइवेलेंट हो गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया या इथाइल ऑक्सोनियम आयन बन गया। उसके बाद में सेकंड स्टेप जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है और ये स्लोएस्ट स्टेप भी होती है। देखिए यहाँ ये स्लोएस्ट स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये ऑक्सीजन शेड इलेक्ट्रॉन्स के जो शेड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने साथ लेकर के वाटर मॉलिक्यूल बना करके रिमूव हो जाएगा, और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया।
ये स्लोएस्ट स्पीड वाली ये स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग भी है, केमिकल काइनेटिक्स में हमने इस चीज़ को पढ़ा हुआ है। फिर थर्ड वाली स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। इसमें आप देखिए थर्ड स्टेप के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है अभी, लेकिन अब क्या होगा कि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन को डोनेट कर देगा, इस वाले कार्बन को, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो ये प्रोटॉन की फॉर्म में रिमूव हो गया और अल्टीमेटली हमको प्रोडक्ट मिला मेन इथीन। तो ये स्टेप्स फॉलो होती हैं और ये इस तरह के मैकेनिज्म हैं जिसमें अल्कोहल से एल्किन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन आ रही है ऑक्सीडेशन। वैसे तो आप लोगों को पता है कि ऑक्सीडेशन होता क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर हमने पढ़ा था 11th में, और 10th के अंदर भी रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ी थी। आप लोगों को याद आया होगा 6 डेफिनेशन मैंने बताई थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये दो तो मेन आप लोगों को याद रखना है। और उसके बाद भी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या आप जनरली कह दो नॉन मेटल का ऐड होना, वो भी ऑक्सीडेशन होता है, या रिमूवल ऑफ मेटल या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वो भी ऑक्सीडेशन होता है। फिर दो डेफिनेशन और बताई थी, इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो वो भी ऑक्सीडेशन है। और एक बताया था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है या फिर जो एनायन है वो न्यूट्रल स्पीशीज में कन्वर्ट होता है तो वो भी ऑक्सीडेशन है। अब यहाँ अल्कोहल का ऑक्सीडेशन वाली बात आ रही है, एक जो जनरल रिएक्शन इसके अंदर बता रखी है, ये ध्यान रखना। मैं आपको बता दूं कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो वो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा ले रहे हैं। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं, और एक आप यूँ मान लीजिए कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन या यूँ कह दीजिए कंबस्चन वाली जो रिएक्शन होती है वो भी होती है। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझिए कि अगर फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं जैसे कि पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या फिर जैसे क्रोमिक ऑक्साइड HCl की प्रेजेंस में या सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। लेकिन इससे स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे, पोटेशियम परमैंगनेट है या पोटेशियम डाइक्रोमेट है एसिडिक मीडियम के अंदर। तो पहली स्टेप में आप समझिए कि कैसे ये कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होता है। यहाँ आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन रेस्पेक्टिवली कार्बन और ऑक्सीजन के साथ में जो बॉन्ड बना है वो टूटेगा, तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, आप ये कह सकते हो। तो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी आप इसको बोल सकते हो, और यही ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होगी ऑब्वियसली। ये जो दोनों बॉन्ड टूटे तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा होमोलाइटिक क्लीवेज होता है ये बात ध्यान में रखना, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए, वो दोनों वापस बॉन्ड बना लेंगे तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, तो कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। तो इसमें एल्डिहाइड भी बन सकते हैं और कीटोन भी बन सकते हैं। फर्दर स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब आप लेते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। अब जैसे आगे जो रिएक्शन है इसके अंदर देखिए, ये वाली रिएक्शन RCH2OH, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जैसे कि PCC मैंने अभी बताया था, तो उसमें ये एल्डिहाइड बना। अगर यहाँ पर जो दो हाइड्रोजन हैं, ये वाले दो हाइड्रोजन के बजाय अगर एक हाइड्रोजन होता और दूसरा कोई एल्काइल ग्रुप होता तो हमको प्रोडक्ट कीटोन मिलता। अगर स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो उसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता। ध्यान देना, ये पहली स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, दो हाइड्रोजन के एटम रिमूव हुए। और ये वाला अगला जो स्टेप हो रहा है इसके अंदर क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ये कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लोगे।
अगला ये देखिए रिएक्शन वही है, इसमें जो क्रोमिक ऑक्साइड है इसको लिया है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा हम पीसीसी भी ले सकते हैं, pyridinium chlorochromate। राइट डाउन द फार्मूला ऑफ pyridinium chlorochromate, C5H5N डॉट CrO3 डॉट Cl। इसमें जो pyridine वाला पार्ट है, ये बेंजीन रिंग होती है, उसमें एक कार्बन को रिप्लेस कर दीजिए नाइट्रोजन से, तो हेटेरोसाइक्लिक हो गई, या हेटेरो एटम है इसके अंदर नाइट्रोजन, तो वो pyridine और CrO3Cl लगा तो ये pyridinium आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी माइल्ड है। तो उस कंडीशन में हमको यहाँ क्या मिल रहा है, अल्कोहल। एक खास बात इसमें ये ध्यान रखना कि अगर कार्बन वाली चेन के अंदर कहीं डबल बॉन्ड आता है तो ये पीसीसी हैं, ये इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालते हैं, तो हमारा जो पर्पस है वो एल्डिहाइड बनाने का सॉल्व हो जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए सेकेंडरी अल्कोहल अगर हम लेते हैं तो प्रोडक्ट में हमको कीटोन मिलता है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर केवल एक ही हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ी हुई है, तो हमको प्रोडक्ट क्या मिला, कीटोन। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ये ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, इनके लिए स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किए जाएंगे। तो इसमें लोअर कार्बन एटम वाली हमको कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे और एल्कीन मिलेगी, और वो फर्दर डिकम्पोज हो जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको मिलता है। आगे जो आप ये रिएक्शंस देख रहे हो, तो कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पर जब आप हीट करते हो तो इसमें भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है। उसी तरह से प्रोडक्ट हमको मिलता है, जैसे कि प्राइमरी अल्कोहल है या 1 डिग्री अल्कोहल है तो प्रोडक्ट हमको एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी वाला है तो प्रोडक्ट हमको कीटोन मिलेंगे, लेकिन टर्शरी वाला है तो उस केस में हमको ये एल्कीन मिलेगी। तो इस तरह से ये अल्कोहल की रिएक्शंस फिनिश हो गई। रिएक्शन ऑफ फिनोल्स हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं ये रिएक्शंस स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो बनाई हैं उनको रिवाइज कर लेना है, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर ही क्यों होता है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।